हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर है जिसका नाम है अपथ्रस्ट, उसके पार्ट ए की थ्योरी हम आज एक ही वीडियो में पूरी तरह खत्म कर देंगे ताकि आप अच्छे से अपना पूरा ये जो पार्ट है रिवाइज कर सको। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर का बटन दबाना ताकि एल्गोरिथम को समझ में आए कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई है, ताकि वो और को भी रिकमेंड किया जाए ताकि हमारा ये चैनल ग्रो हो सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, तो पहले उसी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बाथ टब है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है और उसके साथ मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है। अब आप भी जानते हैं कि जो वुडन ब्लॉक होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस पानी के ब्लॉक को अपनी पोजीशन पर रखने के लिए इस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि ब्लॉक का खुद का एक वेट होता है जो एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हो कि इसकी नेट फोर्स 0 हो, अगर आप चाहते हो कि इस पे लगने वाली फोर्स बैलेंस हो जाए, तो मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसे जरूर होगी जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ताकि वो वेट को बैलेंस कर सके और वो अपनी पोजीशन पे रह सके। अब क्योंकि ये जो फोर्स है वो एक्ट करती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन और साथ ही साथ ये एक्ट करती है नॉर्मली टू द सरफेस। अब नॉर्मली का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है। नॉर्मली का मतलब होता है कि ऐसी फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो इसलिए हमने उसका नाम दे दिया अपथ्रस्ट। तो जिसमें अप का मतलब हुआ ऊपर की तरफ एक्ट होने वाली और थ्रस्ट का मतलब हुआ दैट इज अ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब कुछ बातें जो आपकी बुक की हैं, थोड़ा डायरेक्टली हम उसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां पे बोली जाती है कि जब आपकी बॉडी चाहे पार्शली या कंप्लीटली एक लिक्विड में इमर्ज होती है और वो फ्लोट कर रही हो, तो उस टाइम उस पर, और फ्लोट ना भी कर रही हो, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि अगर ब्लॉक पूरी तरह डूबी भी हो उस टाइम भी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है एंड उस अपवर्ड फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट, जिसको हम बॉइंट फोर्स भी कहते हैं। और जब हम उसको किसी मतलब सिंबल से सिंबलाइज करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हम एफ बी का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये। इसलिए जब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं एक ऐसी अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्ट होती है मेरे बॉडी के ऊपर। कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है। जब उस बॉडी को उस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज किया जाएगा तो उस फोर्स का नाम होगा अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स। कभी कभार आपने किसी को बॉयंसी वर्ड सुना होगा, मतलब कभी आपने, तो बॉयंसी का बेसिकली मतलब होता है कि लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो ये अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है उस बॉडी पे जिसको इमर्ज किया जाता है उस लिक्विड के अंदर, उसको एक्चुअलिटी में बॉयंसी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वाला जो फैक्टर है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यही चीज को अगर आप चाहें तो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहां पे दो एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अब इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर देख लीजिए फिर से वही कंटेनर है। अब मैंने क्या किया, उस कंटेनर पर मैंने अपना एक ब्लॉक रखा, वही वुडन ब्लॉक है, लेकिन इस टाइम मैंने क्या किया कि ऊपर से इसको पुश किया। अब जैसे मैं पुश करूंगा आपको भी पता है जो वो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। लेकिन कभी आप ऐसे जब करके देखोगे तो आपको 110% महसूस होगा कि ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो भी एक्ट करने लग गई है। मतलब आपको वो फोर्स खुद एक्सपीरियंस होगी कि पानी ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप एक काम करना, अपनी पुश को हटा दीजिए, वो ब्लॉक अपने आप ही ऊपर की तरफ जो है वो मूव करने लग जाएगी। अब आप भी जानते हैं कि न्यूटन ने कहा था कि बिना किसी फोर्स के कोई बॉडी आपकी एक्सेलरेट नहीं करती है। एक सिंपल सी बात है, अगर आपने फोर्स लगाकर उसको नीचे की तरफ लेके गए और अगर आपने वो फोर्स को हटा दिया और वो ब्लॉक अपने आप अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसे तो है जो एक्ट कर रही है उस ब्लॉक के ऊपर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। और दूसरी बात जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल स्टेज के अंदर ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे था, इसका मतलब है कि इसका जो वेट है पहले ऑटोमेटिकली अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो रहा था।
लेकिन जब आपने पुश लगाया, जब आपने उस बॉडी को ज्यादा सबमर्ज किया लिक्विड के अंदर, तब उस पर एक एक्स्ट्रा अपवर्ड फोर्स एक्ट होनी शुरू हो गई, जिसने मेरे ब्लॉक को मजबूर किया टू मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर भी आप देख सकते हो कि मेरे पास एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर मेरे पास एक कॉर्क है। अब ये जो कॉर्क इसमें रखा गया है, हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी आप एक किसी कॉर्क को पानी में रखते हो तो उसका ये जो डूबा हुआ हिस्सा होता है वो पूरे वॉल्यूम का 2/3 होता है। अब आपका मानना होगा सर ये 2/3 स्पेसिफिकली क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको आगे जाके मैं ये समझाने वाला हूं कि अपथ्रस्ट एक्चुअली इसी डूबे हुए हिस्से के वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होती है। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आपको मैं आगे की तरफ लेके चलता हूं। देखिए अब हमें ये जानना है कि एक्चुअली में ये जो अपथ्रस्ट एक्ट करती है वो किस चीज पे और कैसे डिपेंड करती है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेगी। पहला ऑफ कोर्स जो वेट है ब्लॉक का, और आप प्लीज यहां पे ध्यान से देख लीजिए कि वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम m/g का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार बच्चों को यही नहीं समझ में आती कि वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपका जो मास है पूरे ब्लॉक का, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, एंड ऑटोमेटिकली आपको आपका वेट मिल जाएगा। क्योंकि ये अपनी पोजीशन पर मतलब स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वेट तो चलो एक्ट कर ही रही है, बट इसके अलावा इस पर एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स, जिसको नाम दिया गया है अपथ्रस्ट का। अब ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर हैं, इसी वजह से ये आपका इसी बैलेंस पोजीशन पे रखा हुआ है। जब हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि अपथ्रस्ट जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था कि जब आपने उसको धक्का दिया था, तो जब धक्का दिया था तो उस टाइम इस पे ज्यादा अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आपने ब्लॉक को नीचे धक्का दिया तो उस टाइम ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरे पानी के अंदर सबमर्ज होना शुरू हो गया था। आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो अपथ्रस्ट है वो एक्चुअलिटी में किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी के ऊपर, जो कि एक्चुअलिटी में ये वाला है। तो ये जो आप रेड रंग की लाइंस यहां पे देख रहे हो, जो पोर्शन पे मैंने लाइनिंग लगाई हुई है, एक्चुअली में जितना वॉल्यूम मेरे बॉडी का पानी के अंदर डूबा होगा उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट उस बॉडी पे एक्ट करता है। इस टाइम ये जो अपथ्रस्ट है ये वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है, और ये इतना सफिशिएंट है कि पूरी वेट को आराम से बैलेंस कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सपोज कर लेते हैं कि मैं इसको पूरी तरह डुबो दूं तो क्या होगा। ओके, वो भी देख लेते हैं कि जब मैं इसको पूरी तरह यहां पे डुबा दूंगा तो अब आप भी जानते हैं कि पूरा का पूरा ब्लॉक का वॉल्यूम इसमें सबमर्ज हो चुका है। और मैंने यह कहा था कि आपका जो अपथ्रस्ट है वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि सारा ही वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो चुका है तो इसका मतलब हुआ कि इस टाइम पर एक्ट होने वाला जो अपथ्रस्ट होगा हम उसको कहेंगे द मैक्सिमम अपथ्रस्ट। मतलब इससे ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट नहीं कर सकती। जब एक बॉडी पूरी तरह एक लिक्विड में सबमर्ज्ड हो जाती है, उस टाइम उस पर जो अपथ्रस्ट एक्ट करता है वो मैक्सिमम अपथ्रस्ट होता है। मतलब अगर ये थोड़ा भी बाहर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू इस मैक्सिमम से तो कम ही होगी, ये तो फॉर श्योर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर हमारे पास 3 सिचुएशन है जो आपको यह समझाएगा कि एक्चुअलिटी के अंदर अगर कोई ब्लॉक आपका इस सिचुएशन में है तो आप भी जानते हो सबसे पहले क्या है, नीचे बेटा वेट ऑफ द ब्लॉक है, और ऊपर क्या एक्ट कर रहा है बेटा आपके पास, ऑफ कोर्स अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है। अगर पानी का अपथ्रस्ट जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट है ऑफ कोर्स वेट ऑफ द ब्लॉक से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो ब्लॉक है वो आपका फ्लोट करता है लाइक दिस। मैं आपको ना यहां पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर मैंने जरूर लिखा है कि अपथ्रस्ट जो है वो है ग्रेटर देन द वेट। एक्चुअलिटी में जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट होता है वो आपका ग्रेटर देन वेट होना चाहिए, तब जाकर ये आपका इस तरीके से फ्लोट करेगा। इस सिचुएशन के अंदर यहां जो भी मुझे अपथ्रस्ट मिल रहा है ये अपथ्रस्ट की वैल्यू इस अपथ्रस्ट से, इस मैक्सिमम अपथ्रस्ट से कम है, और क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है इसलिए ये अपथ्रस्ट इस वेट ऑफ द ब्लॉक के एग्जैक्टली बराबर है। तो पहले तो ना कंफ्यूजन को हटाओ
एक बात समझ लीजिए, जब भी हम कहते हैं ना कि अपथ्रस्ट अगर वेट से ज्यादा हो, अपथ्रस्ट बराबर हो या लेस देन, जब हम ऐसी वाली बात बोलते हैं तो वो मैक्सिमम अपथ्रस्ट के लिए बोला जाता है। तो अगर मैक्सिमम अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा है तो 100% वो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। जब वो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा तो अब कम पोर्शन ऑफ ब्लॉक आएगा मेरे लिक्विड के अंदर। इस पोर्शन की वजह से जो भी अपथ्रस्ट आपका जनरेट हो रहा है वो सफिशिएंट है मेरे वेट ऑफ द ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए या इक्वेट करने के लिए। तो याद रखें कि ये जो अपथ्रस्ट है इस मैक्सिमम अपथ्रस्ट से तो कम ही है। तो ये है मेरा सिचुएशन नंबर 1। अब बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। अब इस सिचुएशन नंबर 2 के अंदर क्या देख रहे हो आप यहां पर कि पूरा का पूरा ये हिस्सा इसमें डूबा हुआ है। इस केस में जब हम ये कहते हैं कि वेट एक्ट कर रहा है या अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है और अपथ्रस्ट जो है वेट के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि पूरी तरह डूबा हुआ है तो इस केस में जो आपका मैक्सिमम अपथ्रस्ट है वो एक्चुअलिटी में वेट के बराबर है। तो जब भी आपका मैक्सिमम अपथ्रस्ट वेट के बराबर होता है तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो मेरा सबमर्ज्ड होता है, मतलब ब्लॉक का जो ऊपर वाला सरफेस है वो पानी के सरफेस से टच होता है। एंड तीसरी सिचुएशन ये भी आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर आपका वेट उस मैक्सिमम अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस है डाउनवर्ड फोर्स आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से वो जो बॉडी है आपकी सिंक कर जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉक है वो फ्लोट करे तो बस एक बात का ध्यान रखना कि आपके द्वारा जो जो वेट है ब्लॉक का लिक्विड के द्वारा लगाने वाला मैक्सिमम जो अपथ्रस्ट है उससे या तो आपका वेट कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तो वो आसानी से आपका फ्लोट करेगा। लेकिन अगर आपका वेट उस मैक्सिमम अपथ्रस्ट से ज्यादा है तो वो बॉडी आपकी सिंक करेगी ही करेगी। क्लियर हो गया? तो अब याद रखिए ये जो है सिंक वाला आपका केस है और ये दोनों केस जो हैं वो आपके फ्लोट वाला केस है आपका, ठीक है? तो ये प्लीज याद रखना। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट है, आपका मैक्सिमम जो अपथ्रस्ट है, अगर उससे ज्यादा वेट हो जाता है ब्लॉक का तो वो जो ब्लॉक है वो आपका नीचे की तरफ सिंक कर जाता है। जिस टाइम वो नीचे की तरफ सिंक करेगा तो उस टाइम उसकी अपनी एक क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। अगर मैं वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो करना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात, हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने एक बात कही थी, कहता है कि जो हमारा नेट फोर्स किसी भी ब्लॉक पर एक्ट करता है वो उस ब्लॉक के मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। आप जानते हैं कि इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो वेट ऑफ कोर्स और दूसरा एफ बी डैश। याद रखें हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ब्लॉक पूरी तरह डूब ही चुका है। जब पूरी तरह वो सबमर्ज ही हो गया तो उस टाइम एक्ट होने वाला अपथ्रस्ट सबसे मैक्सिमम होगा। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर वेट क्योंकि ज्यादा है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट, तो हम क्या करेंगे, वेट mg में से इस अपथ्रस्ट को माइनस कर देंगे क्योंकि उससे हमें वो नेट फोर्स मिलेगी जो मजबूर कर रहा है मेरे ब्लॉक को नीचे जाने के लिए। तो हमने किया mg माइनस एफ बी डैश जो बराबर आ गया m इंटू ए के। बस इस मास को इन दोनों के नीचे हम ले आते हैं और ऑटोमेटिकली हमें हमारा वो फॉर्मूला मिल जाता है जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने आसानी से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने किया है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमने बात करनी है बेटा करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है अपथ्रस्ट से, उसके बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि अपथ्रस्ट किन फैक्टर्स पे और किस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले बेटा पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट कहता है कि लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मेरे पास यहां पर मैंने दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो सिमिलर ब्लॉक्स है। सिमिलर ब्लॉक्स के साथ साथ हमारे पास जो लिक्विड है वो भी सेम ही है दोनों के लिए। तो इसने कहा है जितना ज्यादा वॉल्यूम बॉडी का सबमर्ज करेगा मेरे किसी भी लिक्विड के अंदर उतना ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट करता है। यही चीज समझाने के लिए हमने रखा है कि आप जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहां पर जो अपथ्रस्ट है एफ बी डैश थी, लेकिन जब उसको डुबा दिया जाता है, जब हम उसको डुबा देते हैं उस टाइम जो इस पे अपथ्रस्ट एक्ट करती है वो हमारा अलग होता है। इसलिए हम एफ डैश बी टू इसको लिख रहे हैं, पहला था एफ डैश बी वन। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं
कि हमारा जो अपथ्रस्ट है वो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हो बेटा, ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है ये पहले वाले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए मोर वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, और इसी वजह से आपका FB2 डैश ग्रेटर है FB1 डैश के। मतलब ये जो आपकी अपथ्रस्ट है इस अपथ्रस्ट से ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम जो है मेरा वो इसमें डूबा हुआ है। तो ये समझना पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। उसके अलावा एक और बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, और एक बात आपको बता दूं कि अपथ्रस्ट सिर्फ लिक्विड्स पे ही डिपेंड नहीं करता, ये गैसेस में भी आपका डिपेंड करता है, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है आपका। और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास एक स्टोन है और मेरे पास एक फेदर है। आप जानते हो कि अगर स्टोन और फेदर को सेम हाइट पे हवा में, हवा है मतलब नॉर्मल कंडीशंस में अगर छोड़ दिया जाए तो स्टोन जल्दी गिरता है और फेदर कुछ टाइम लेता है नीचे आने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्टोन है उसका जो वॉल्यूम होता है, एक बार आप फिर से प्लीज देख लीजिए, अगर आप देखेंगे ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो हमें ये देखा है कि जो स्टोन का वॉल्यूम है वो हमेशा फेदर के वॉल्यूम से कम होता है। और क्योंकि अपथ्रस्ट डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, इसका मतलब हुआ कि जो अपथ्रस्ट स्टोन पे एक्ट कर रहा था वो कम है एज कंपेयर टू द अपथ्रस्ट ऑन फेदर, क्योंकि ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट कर रही थी फेदर में, जिसकी वजह से फेदर आराम से नीचे आया है। स्टोन पे अपवर्ड फोर्स कम लग रही थी, इसलिए वो जल्दी नीचे आपका गिर जाता है। अगर किसी के मन में आता है कि सर जो वेट का भी तो बहुत फर्क होता है, ऐसा होता है वैसा, बहुत कुछ मन में आती है बातें, उसके लिए क्या किया गया कि हमने एक एयर टाइट कंटेनर लिया, इसमें वैक्यूम को क्रिएट किया, और वैक्यूम एयर टाइट कंटेनर है ये, इसके अंदर जब हमने इन दोनों को रखा और रखने के बाद जब ड्रॉप किया तो हमने देखा कि दोनों के दोनों एग्जैक्ट टाइमिंग में नीचे पहुंच जाते हैं। अब सिंपल सा रीजन आपके सामने है यार, क्योंकि पहले हवा थी जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रही थी, अब हमने हवा ही निकाल दी। जब हमने हवा ही निकाल दी तो उस केस में कोई भी आपकी अपथ्रस्ट एक्ट नहीं कर रही, और क्योंकि अब वो एक्ट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों सेम टाइम पर आपके नीचे रीच कर जाते हैं। ग्रेविटेशन के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है कि इन दोनों की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जिस एक्सेलरेशन से दोनों नीचे गिरेंगे वो इनके मासेस पे डिपेंड नहीं करता, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आपका देखने में किसका मास ज्यादा है किसका कम है। अपथ्रस्ट बहुत मैटर करता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका बेटा सबसे पहला पॉइंट। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि फॉर द सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। देखिए मेरे सामने यहां पे मैंने दो सिचुएशन यहां पे रखी हुई हैं, दो सेम कंटेनर्स हैं, सेम आपका लिक्विड है, सेम सब कुछ है, मतलब पानी रखा हुआ है। तो मैं देखता हूं कि इस पे जो अपथ्रस्ट एक्ट करती है वो हमारा F-B1 है। अब मैंने क्या किया कि दूसरे कंटेनर के अंदर मैंने पानी की जगह पे हनी का इस्तेमाल किया। अब जब पानी की जगह हनी का इस्तेमाल किया तो मैंने ये देखा कि जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। अब आप जानते हैं कि उस पर एक्ट करने वाली जो अपथ्रस्ट है वो F-B2 है। तो अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो डेंसिटी है हनी की वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, और इसी वजह से अगर आप देख सकते हो कि वो ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ चला गया है तो इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ये ऊपर गया है। तो इसका मतलब हुआ कि अपथ्रस्ट जो हनी एक्सर्ट कर रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अपथ्रस्ट आपका ना ही सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन से लिक्विड में डला है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी भी अपथ्रस्ट को इफेक्ट करती है। क्लियर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने एक और चीज यहां पे देखी थी, वो ये है बेटा कि हमने जब भी किसी बॉडी को सबमर्ज किया है तो आप जानते हैं कि पूरी बॉडी की अपनी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ये एक्चुअली हमारा थर्ड पॉइंट है, तो मैं यहां पे इसको ऐसे थर्ड पॉइंट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। सो अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो इस बॉडी का अपना एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मतलब अगर मैं चाहूं तो उस ब्लॉक को उस पॉइंट पर आराम से बैलेंस कर सकता हूं। और एक सिमेट्रिकल बॉडी को का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आसान है। हम क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल्स हैं उनको इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हुआ है वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसी तरह हमारे पास सेंटर ऑफ बॉयंसी भी होती है, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर आपका जो लिक्विड है वो अपथ्रस्ट एक्ट करता है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। उसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है।
जो पोर्शन आपका डूबा हुआ हिस्सा है ना, उस डूबे हुए हिस्से का डायगोनल इंटरसेक्ट कर लीजिए। जिस पॉइंट पर वो आपका इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका होता है सेंटर ऑफ बुओयेंसी, जो एक्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमने ये देखा है कि अगर एक ब्लॉक आपका बैलेंस्ड है, उस कंडीशन में हमारा जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जस्ट नीचे हमारा रहता है, और जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके निकलती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है मन में कि सर अगर सपोज कर लो कि मेरे पास, मैं उस बॉडी को पूरी तरह सबमर्ज कर दूं तब क्या होगा। ओके, जब आप इस बॉडी को पूरी तरह सबमर्ज करेंगे तो चाहे आप सेंटर ऑफ बुओयेंसी को निकाले चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाले, वो दोनों के दोनों ही सेम पॉइंट पर ही एक्ट करेंगे एंड दे विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। सो याद रखें प्लीज, जब हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक डूबा नहीं होता उस टाइम हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बुओयेंसी से ऊपर होती है, लेकिन जो ब्लॉक पूरी तरह डूब जाता है तब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयेंसी दोनों हमारी क्या होती है, सेम पॉइंट पर ही एक्ट करती है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब आप इतना कुछ सीख चुके हैं बुओयेंसी के बारे में कि अब आपको समझाना बड़ा आसान होगा कि व्हाट आर द रीजन फॉर अपथ्रस्ट। देखिए सिंपल सी बात है यार, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कईयों को लगता है कि सर ये अपथ्रस्ट एक्ट क्यों करता है, तो किस पर एक्ट करता है वो मैंने बता दिया कि सबमर्ज्ड पोर्शन पे एक्ट करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, बट क्यों एक्ट करता है, किस वजह से एक्ट करता है, उसको भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने क्या किया, इसको समझने के लिए बीचों बीच ना एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, कि मतलब दोनों तरफ से जो हाइट है या डेप्थ है पानी का इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम है। अब आप जानते हो कि हमने प्रेशर के अंदर पढ़ा था कि हमारा जो प्रेशर है, ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एच रो जी के बराबर होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर यहां से हाइट और यहां से हाइट एग्जैक्टली सेम है तो मतलब इस पॉइंट पर एक्ट होने वाला प्रेशर और इस पॉइंट पर एक्ट होने वाला प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। इसी वजह से जब हम फोर्सेस की बात, अब आपको पता बेटा क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है आपका। तो प्रेशर अगर एग्जैक्टली सेम है तो मतलब जो दोनों तरफ से फोर्सेस एक्ट करेंगी वो भी एग्जैक्टली सेम होंगी आपकी, ठीक है। तो लिक्विड जब साइडवाइज फोर्स एक्सर्ट करता है किसी ब्लॉक पे तो वो आपस में बैलेंस होकर कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर मैं ऊपर और नीचे वाले सरफेस की बात करूं, देखो ऊपर वाले सरफेस पे मान लेते हैं प्रेशर मेरा P1 है, क्योंकि यहां से यहां तक का डेप्थ अलग है, और नीचे वाले की बात करो तो P2 है। अब आप देख सकते हो बेटा नीचे वाला जो सरफेस है उसकी डेप्थ क्या है, ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा कि आपका जो P2 है वो P1 से ज्यादा होगा। अब क्योंकि आपका अपवर्ड प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर से ज्यादा है, इस वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स आपकी एक्ट करती है जिसको हमने नाम दिया अपथ्रस्ट का। तो याद रखें कि रीजन अगर आपसे पूछते हैं तो रीजन यह है कि दोनों तरफ से एक्ट होने वाले प्रेशर का एक डिफरेंस है, और नेट जो प्रेशर है वो एक्ट करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से उसको एक नेट अपवर्ड फोर्स मिलती है जिसको हमने अपथ्रस्ट का नाम दिया था। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बारे में मुझे समझाना है यहाँ पे, जिसके बेसिस पे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक वही बाथटब मैंने फिर से लिया हुआ है। इस बाथटब के अंदर जब हम कोई भी एक ब्लॉक को इसमें सबमर्ज करते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि जो पानी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब हमने ये जो एक्स्ट्रा पानी जो यहां पे आपको जो ऊपर की तरफ उठा है इसको बोलते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितने हिस्से को, इतने हिस्से को, ये जो एक्स्ट्रा पानी का जो वॉल्यूम ऊपर उठा है ना इसको बोलते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब फैक्चुअल बात यहां पे ये है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इसके, ऐसी बात नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कि जब हमने इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ था, जब इसको मेजर किया कि भाई कितना पानी मेरा डिस्प्लेस हुआ है, तो वो एग्जैक्टली मेरे बराबर आता है उस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक के जो मेरा पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि यहां पर इतना जो मेरा वॉल्यूम है पानी के अंदर सबमर्ज्ड है मेरा, तो इस ब्लॉक का वॉल्यूम
और ये जो आप रेड रंग में आया हुआ पानी का वॉल्यूम है, इनको चेक करेंगे तो ये दोनों वॉल्यूम एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होते हैं। और उससे भी मजेदार बात हमने यहाँ पे ये देखी है कि जब हमने ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, इसका जब हमने वेट निकाला, ये जो आपका हिस्सा आप देख रहे हो रेड रंग का, पानी का वॉल्यूम ले लिया, इस वॉल्यूम का जब हमने वेट निकाला तो वो एग्जैक्टली अपथ्रस्ट के बराबर होता है। इसके बारे में आर्किमिडीज ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ हमें समझाया था कि ऐसा कैसे आप उस चीज को मेजर कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बट यस, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप किसी भी ब्लॉक को सबमर्ज करते हो किसी लिक्विड के अंदर, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा पानी जो है वो आपका डिस्प्लेस होता ही है। और अगर हम उस पानी को अलग से करके उसका मेजरमेंट लेते हैं, उसके वॉल्यूम से उसका वेट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी आपको समझा दूंगा। एंड जब हम उसका वेट निकालते हैं तो वो एग्जैक्टली अपथ्रस्ट के बराबर आता है। ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात कर लेते हैं यार कि अपथ्रस्ट अगर सर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो बहुत सिंपल तरीका है। जब कोई ब्लॉक डूबा हो तो उस पर एक्ट होने वाला अपथ्रस्ट जो है वो एक्चुअली 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले बेटा आपका आता है वी वॉल्यूम, दूसरा रो एंड जी। दिस इज अ फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। वी रो जी में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं कि यार जो वॉल्यूम वी है आपका, एक्चुअलिटी में वो वॉल्यूम है मेरे सॉलिड का जो मेरे पानी के अंदर डूबा होगा। सारा वॉल्यूम बिल्कुल मत लेना, सिर्फ वही पोर्शन हम लेंगे जो मेरा लिक्विड में सबमर्ज्ड होता है। अगर आप ब्लॉक को पूरी तरह डुबा दोगे तब आपने सारा वॉल्यूम लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। दूसरा, ये डिपेंड करता है मेरे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक बार मैंने पानी लिया था, एक हनी लिया था, तो हनी के केस में ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट कर रही थी। तो वही वाली बातें हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मेरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर। और जी आप हर कोई जानता है यार, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर जी 10 ना दिया हो तो हम इसी वैल्यू का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आपका फॉर्मूला है, काइंडली इसको याद रखें। इससे क्या होगा, आप अच्छी तरह हर बातों को समझ पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझे पूछता है कि सर, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सर अगर ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब जब कोई बॉडी अगर प्रॉपरली सिंक हो जाए उस टाइम इस पे क्या अपथ्रस्ट मैक्सिमम होगा? तो मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम जो एक्ट होने वाला अपथ्रस्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी आपकी सबमर्ज हो चुकी है। एंड ये बेटा एक स्टेटमेंट आपने हमेशा याद रखना, कहता है कि इफ अ बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम एंड द अपथ्रस्ट विल बी मैक्सिमम, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बार बार समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे बड़े फैक्टर्स अफेक्टिंग द अपथ्रस्ट के बारे में। देखिए सबसे पहला मैं बता चुका हूं यार, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड इन लिक्विड। और दूसरा, ये एक्चुअलिटी में डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन विच द बॉडी इज सबमर्ज्ड। और अगर मैं इसके इफेक्ट के बारे में बात करूं तो हमने ये इफेक्ट देखा है कि जब हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक है, अगर मैं उस ब्लॉक का वेट निकाल लूं और अगर मैं उसको किसी भी लिक्विड में रख दूं तो उसके वेट में थोड़ी कमी हो जाती है। आप जानते हो कि अगर किसी भी, मान लीजिए मेरे पास वेल है, सपोज ये मेरा एक वेल है, उस वेल में मान लो पानी भरा हुआ है, तो जब एक बकेट उस वेल के अंदर होगा, ठीक है, मान लेते ये मेरा एक बकेट है और यहां से मान लो कोई पर्सन इस बकेट को रस्सी की हेल्प से ऊपर ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो जब तक ये बकेट इस पानी के लेवल के अंदर रहेगा तब तक वो बकेट हमें हल्का महसूस होता है। जिस टाइम आप ये बकेट बाहर ले आओगे, जिस टाइम आप बाहर लेके आ जाओगे, उसी टाइम ये बकेट जो है हमें भारी फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो बकेट मेरे लिक्विड के अंदर था तब तक एक इसको अपवर्ड फोर्स मिलती जा रही थी, जिसकी वजह से इसका जो नेट वेट था इसके ट्रू वेट से कम था। जैसे आप उसको बाहर ले आए, अब थ्रस्ट हुआ खत्म, अब सिर्फ और सिर्फ बकेट का वेट ही है इस पे एक्ट कर रहा, तो ऑब्वियस है आपको ज्यादा जो है वो जो वेट है वो फील होगा। सो आई होप आपको ये इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट भी समझ में आ गया। तो इफेक्ट ये है कि एक बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है जब आप उसको किसी लिक्विड में डालते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके बारे में ना जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अब हमने इसको अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप रीड करना है और समझना है कैसे कैलकुलेट करते हैं अपथ्रस्ट, उसके बारे में जानना है, एंड दैट्स इट। और हमारा ये पार्ट जो है वो पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा था कि जब हमारे किसी बॉडी को
हम किसी लिक्विड में समर्ज करते हैं तो वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है जो कि पहले लिक्विड ने ऑक्युपाई किया हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कोई एक्सटर्नल कोई ब्लॉक उसमें डालते हैं तो वो एक्चुअली में लिक्विड की स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, तो वो जो लिक्विड उस रीजन के अंदर था वो डिस्प्लेस होकर साइडों में चला जाता है। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड इट ऑक्युपाइज द स्पेस व्हिच वाज अर्लियर ऑक्युपाइड बाय द लिक्विड, दैट इज इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड। अब मैं वॉल्यूम वाली बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। सो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना वॉल्यूम आपका लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है वो उस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है जितना ब्लॉक का वॉल्यूम डूबा हुआ है मेरे पानी के अंदर। सो द बॉडी एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है अगर मैं उसका वेट निकाल लूं तो एग्जैक्टली वो अपथ्रस्ट के बराबर आता है। ठीक है ना। सो आगे देखते हैं, कहते हैं इट इज द अपथ्रस्ट ड्यू टू विच अ बॉडी इमर्स्ड इन ए लिक्विड अपीयर्स टू बी लेस वेट दैट इट्स रियल वेट, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक बात ध्यान रखें, अपथ्रस्ट को फाइंड करने के ना दो स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं। अगर मुझे अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करना है, दो क्या तीन बता देता हूं। पहले तो वी रो जी है यार, V मतलब है सॉलिड का समर्ज्ड पोर्शन, ये है लिक्विड की डेंसिटी और G मेरा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका यह है कि जो लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड जो आपका डिस्प्लेस्ड हुआ है, आप उसका वेट निकाल लीजिए। तो जब आप उसका वेट निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी अपथ्रस्ट के बराबर होगा। तीसरा तरीका यह है कि देखो आपको पता है कि हवा में ब्लॉक का अपना एक वेट होता है, जब आप उसको लिक्विड में डाल दोगे तब उसका अपना एक वेट होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा लॉस इन वेट, लॉस इन वेट आपको मिलेगा। ये लॉस इन वेट और कुछ नहीं है, ये भी एक्चुअलिटी में अपथ्रस्ट के बराबर ही होता है। तो ये सारी बातें आपको समझाई जाती हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आर्किमिडीज ने भी बस इसी चीज पे एम्फसाइज किया, कहते हैं कि जो अपरेंट लॉस आता है वेट का इज एक्चुअली इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी, और इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा गया। ठीक है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, प्रॉपर स्टेटमेंट देखें। कहते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट which is actually equal to the weight of the liquid displaced by it। एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी, प्लीज काइंडली इसको ध्यान से देखना। देखो ये आपका एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस का हम इस्तेमाल करते हैं वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ग्राम फोर्स में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास ये एक सॉलिड था, उसको हमने हवा में चेक किया कि क्या इसका वेट आ रहा है, तो आंसर आया 300 ग्राम फोर्स। तो वेट ऑफ सॉलिड जो है, ठीक है, अगर मैं एयर में कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास 300 ग्राम फोर्स मेरे को मिलता है। चलो डन है, कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे हमने उसको यूरेका कैन में डाला, यूरेका कैन में क्या होता है ना, पानी का जो लेवल है वो पहले इस स्पाउट के लेवल का होता है। जैसे हम इस ब्लॉक को डुबाएंगे, इस स्पाउट से जो पानी है वो नीचे ड्रिप करना शुरू हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हमें मिल जाएगा जो इसको डालने से डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है, वो वाला वॉल्यूम मिलता है जो डिस्प्लेस होने के बाद हम कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो हुआ क्या कि जब मैंने इसको डुबाया तब इसका जो वेट था सॉलिड का, जो सॉलिड का वेट था, लिक्विड नहीं है, पानी है, तो मैं वाटर लिख देता हूं, वाटर के अंदर वो मेरे को 200 ग्राम फोर्स मिला। तो मतलब अगर मैं लॉस की बात करूं तो यहां पे आया 300 माइनस 200 कर दूंगा तो मेरे पास 100 ग्राम फोर्स ही आया, ये मेरा लॉस आ चुका है। ठीक है ना। ओके डन। अब ये तो बात अलग कर दीजिए, इसको साइड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो मेरा लिक्विड कलेक्ट हुआ था। अब इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो मुझे मिला था 100 ml मुझे मिला है, 100 ml। 100 ml जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जो डेंसिटी है वाटर की वो मुझे पता कितनी होती है यार, डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास होती है ना। तो मास ऑफ लिक्विड अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो आ जाएगा बेटा मेरे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर कट गया तो मेरे पास आ गया 100 ग्राम मुझे मिल चुका है।
और अगर मैं इसका वेट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ग्राम फोर्स में आपने क्या करना होता है, 100 ग्राम फोर्स लिख दीजिए, बस दैट्स इट। तो अब आप शायद देख सकते हो जो मैं आपको समझाना चाहता था कि जो आपका अपथ्रस्ट है वो आपका वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। देख सकते हो 100 ग्राम फोर्स मिला, और वो एग्जैक्टली लॉस इन वेट के बराबर भी होता है जो भी आपका 100 ग्राम फोर्स आपको मिल रहा है। तो यही मैंने आपको समझाना था बार बार कि जो हमारा लिक्विड डिस्प्लेस होता है उस लिक्विड का जो वेट है एक्चुअलिटी में ऑफ थ्रस्ट के बराबर होता है, और साथ ही साथ वो लॉस इन वेट के बराबर भी होता है, जो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप अच्छी तरह समझ पा रहे हो। क्लियर हो गया। अब ऑफ कोर्स मेरे ब्लॉक की डेंसिटी एंड लिक्विड की डेंसिटी पर भी अब थ्रस्ट आपका डिपेंड करेगा। कैसे दिखाते हैं, 3 सिचुएशंस हैं। पहले सिचुएशन में बेटा ब्लॉक का जो वेट है नीचे एक्ट कर रहा है और अब थ्रस्ट ऊपर एक्ट कर रहा है, बट अगर ये यहां पे इस तरीके से है तो इसका मतलब हुआ कि बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक के, या सॉलिड लिख देता हूं यार आपका मैं, ठीक है। अगर सिचुएशन नंबर 2 में आप देख रहे हो कि ये पूरी तरह डूबा हुआ है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जो डेंसिटी है मेरे सॉलिड की वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। और तीसरे सिचुएशन के अंदर अगर ये सिंक कर रहा है आपका, तो सिंक का बहुत साफ साफ मतलब है यार कि जो वेट है वो अपथर से ज्यादा है, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो डेंसिटी वाइज अगर हम बात करें तो इस तरह से बात की जाती है। क्लियर। इसके अलावा 2 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसके वजह से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, देखिए मेरे पास ये दो चीजें हैं, एक वुड का है और एक आयरन है। इन दोनों को इन दोनों का मास एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जब हम उसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो मैं देखता हूं कि आयरन नेल डूब जाता है, बट जो ब्लॉक है वो हवा में ही रहता है। तो सेम मास होने के बावजूद इनका जो बिहेवियर है डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है डेंसिटी ऑफ आयरन जो होती है वो ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वाटर के। लेकिन अगर मैं वुड की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ जो वुड होता है वो आपका कम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर के, जिसकी वजह से वो आपका फ्लोट कर रहा है। तो सभी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोहे की हर चीज डूबती है, ऐसा नहीं होता, या कोई मेटल की चीज होगी वो डूबेगी, ऐसा नहीं होता। मेरे पास एक ना कैन है, ये एम्प्टी कैन है मेरा, इसमें हवा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो मैं देखता हूँ ये डूबता नहीं है, उल्टा ये तैरता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में एक स्टेटमेंट है जो आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर किसी बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड की, या उस बॉडी की एवरेज डेंसिटी ग्रेटर हो जाए मेरे लिक्विड के, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो बॉडी है वो आपकी फ्लोट करती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज डेंसिटी? जब हम एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि मुझे मास ऑफ सॉलिड तो लेना ही है, बट साथ ही साथ मुझे मास ऑफ एयर भी लेना है जो वो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। ऐसा करने से जब आप अपने एवरेज डेंसिटी को फाइंड करते हो तो वो मेरा ऑटोमेटिकली कम आ जाता है लिक्विड से, जिसकी वजह से वो पर फ्लोट होना शुरू हो जाता है। देखिए आपको पता है यार, जो मेरे पास आयरन है वो जो है वो सिंक कर जाता है, लेकिन उसी आयरन से बनी हुई शिप जो है वो आपकी फ्लोट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शिप होती है उसके नीचे वाली जगहों पर वैक्यूम चेंबर्स होते हैं, वैक्यूम चेंबर नहीं सॉरी एयर चेंबर्स होते हैं। वो जो एयर चेंबर्स है ना, जब उसके मास को और पूरे शिप के मास को लेकर जब एवरेज डेंसिटी निकाली जाती है तो वो एवरेज डेंसिटी जो है वो मेरे सी के डेंसिटी से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उसके फ्लोट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां लिखा है कि एम्प्टी कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। आई होप आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपका ये जो पहला पार्ट है पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको इसकी एक एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ये मेरे अपथ्रस पे कैसे किस तरीके से डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।